ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस नया टॉपिक है आपका। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पॉइंट्स होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, कमीशन क्या होता है ना, और इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। तो एक पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज मान लो कि आपकी एक शॉप है। ठीक है, आपकी एक शॉप है। अब आपने सोचा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट करना मतलब आप सपोज मान लो कि कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, है ना। बढ़िया, मुंबई जाते हो और मुंबई से आप टी शर्ट्स लेकर आते हो। मुंबई जाओगे और टी शर्ट, मुंबई में एक टी शर्ट जो है वो आपको 100 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 100 रुपए की। तो नागपुर में आके आप उसको कितने का बेचोगे? अब ये कोई सवाल नहीं है, ये आप लोगों के लिए रियल एग्जांपल है ना। सपोज मान लो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक टी शर्ट कितने की मिल रही है? 100 रुपए की। तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे ना कि मुझे प्रॉफिट कितना परसेंट चाहिए, है ना। आप 100 रुपए की चीज आप कितने में बेचना है वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। अब सबसे पहले तो आपने देखिए कि वहां पे टी शर्ट जो है वो 100 रुपए की मिल रही है। आप आने के बाद उसको कितने रुपए में सेल करोगे? कितने रुपए में सेल करोगे? हाँ, नहीं तो आप, वो तो आपके अब आपके ऊपर है ना कि 100 रुपए की टी शर्ट आप खरीद के ला रहे हो, कितने का बेचना चाहोगे? 150 का। ठीक है, अब यहां से टी शर्ट आपने खरीदे कितने की? 100 रुपए। थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं इसको। 100 रुपए की खरीदे। ये 100 रुपए की जो टी शर्ट खरीदे इसको अपन बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को अपन सीपी से डिनोट करेंगे, है ना। जैसे मैं सीपी बोला तो कॉस्ट प्राइस, उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब आप बोल रहे हैं कि मुझे बेचना है, तो उसको अपन बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। तो आप कितने में बेचना चाहोगे? 150 रुपए में। ठीक है, तो अब आपने बोले कि 150 में बेचना है। कितने में बेचना है? 150 में बेचना है। तो आपने टी शर्ट लेके रखे हुए हो, है ना। मतलब आप ये चाह रहे हो क्योंकि आपने हिसाब लगा लिए कि भाई मैंने 100 टी शर्ट लेकर आ रहा हूं तो मेरे को 10,000 रुपए मेरे जेब से गए और 150 रुपए की एक बेचना है, मेरे जेब में 15,000 रुपए आना चाहिए। सीधा सीधा प्लान है कि आपको 5,000 का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो आपने माइंड में बिठा के रखिए कि आपको प्रॉफिट कितने का होना चाहिए? 5,000 का। क्लियर है? अब पहला कस्टमर मैं आता हूं आपकी दुकान में, है ना। मैंने आपसे बोला कि टी शर्ट कितने की, आपने बोले 150 रुपए की। 50 रुपए प्रॉफिट चाहिए ना। कितने की बोले? 150 रुपए की। मैं बोलूंगा ऐसा करोगे मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना, आपके भविष्य का इतना ध्यान रख रहा हूँ, आप मेरे को 150 रुपए में दोगे? कुछ तो कम करो, है ना। तो आप मन मार के बोलोगे सर ठीक है, एक काम करो 20 रुपए कम दे देना, 130 की दे दो। तो पहले ही कस्टमर ने आपके सपने में पानी फेर दिया। फेरा नहीं फेरा? अब यहां से आपको लगेगी सीख, क्योंकि जो पहचान वाले आएंगे ना वही कम करवाएंगे। बाहर वाले से तो आप मोल भाव कर लोगे, लेना है ले, नहीं लेना है मत ले, कौन सा मेरा रिलेशन खराब हो रहा है, जा दूसरी दुकान, है ना। लेकिन ऐसे जान पहचान वाले आएंगे तो उनके साथ ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आपको 130 में तो आपको सीधे सीधे लगा कि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है? तो आपने जैसे ही मैं गया
आपने बोले नहीं, ये गलत है। टी शर्ट का जो रेट रखेंगे वो रखेंगे 200 रुपए। कितने का रखोगे? 200 रुपए का, है ना। अब कोई भी आएगा तो क्या बताओगे आप? 200 रुपए, है ना। अब अगले दिन फिर मैं आया, अब मैंने बोला, मैं कल आपने दिए थे, बहुत अच्छी टी शर्ट थी, आपने 20 रुपए कम भी किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज मेरे को तो आप बोलोगे सर कल वाला माल तो खत्म हो गया, नया माल आया बढ़िया एक नंबर, है ना। लेकिन वो है कितने की? 200 रुपए की। तो मैंने देखा, मिला चलो बढ़िया है, मतलब कुछ तो कम करो। तो आप बोलोगे सर आपने कल लेके गए, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको डिस्काउंट दूं। कल मैंने आपको 20 रुपए का दिया था, आज मैं आपको पूरे पूरे 50 रुपए का दे रहा हूं। कितने का? 50 रुपए का। तो आपने रेट जो डाले थे वो 200 डाले थे, लेकिन मेरे को बेचे कितने में आपने? 150 रुपए में। अब आप भी खुश और मैं भी खुश। तो ये जो आपने 50 रुपए मेरे को कम किए हो, इसको अपन बोलते हैं डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ठीक है। अब ये डिस्काउंट करने के बाद आपने 150 में बेचे, तो 100 रुपए की चीज आपने 150 में बेच दिए, इसको अपन बोलेंगे प्रॉफिट। इसको क्या बोलोगे? प्रॉफिट। लेकिन आप बहुत चालाक हो गए थे, आपने 100 रुपए की चीज को 150 का रेट डाल दिए ना। 2 दिन तक तो आपके जान पहचान वाले आए, उसके बाद आपका माल ही नहीं बिक रहा है। बैठे हो दुकान में, 1 महीना हो गया नहीं बिक रहा, 2 महीने हो गए नहीं बिक रहा। अब आपने बोले कुछ तो पैसे निकालना पड़ेगा, तो आपने 100 की चीज एक 150 सोचे, 200 की चीज 150 रेट लगा के 120 में बेच दूं, वो भी नहीं निकला। 120 लगा के 100 में बेच दूं, वो भी नहीं निकला। तो अब बोले जैसा भी तैसा है, कम रेट में जाने देते हैं। तो फिर आपने बोले कि एक काम करते हैं, माल तो बिक नहीं रहा है, पड़े पड़े खराब हो रहा है, तो ये 100 रुपए की टी शर्ट को कितने में बेच देता हूं मैं? 80 रुपए में। तो ये जो 80 होगा, ये भी विक्रय मूल्य होगा। 80 जो होगा वो भी क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पे आपको कितना विक्रय मूल्य मिले? 2 विक्रय मूल्य मिले। एक मिला आपको 150 रुपए वाला, और एक मिला 80 रुपए वाला। तो 150 रुपए वाला जो आपको सेलिंग प्राइस मिल रहा है, 150 वाला जो सेलिंग प्राइस मिल रहा है, इसको बोलेंगे प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस। कौन सी सेलिंग प्राइस है? प्रॉफिट वाली। और ये जो सेलिंग प्राइस आपको मिल रही है, ये मिल रही है लॉस वाली। तो यहां से आपको ये जो 20 रुपए का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है। अब ये लाइन बन गई पूरी, बस यही रिलेशन है सारे। अगर आपके पास लॉस वाली, अब देखो सीक्वेंस बने हुए हैं पूरे। अगर आपके पास लॉस वाली सेलिंग प्राइस दी हुई है, क्या दी हुई है ना, लॉस वाली, इसके फॉर्मूले बने होते हैं। आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको फॉर्मूले दिखेंगे, सीपी प्लस लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, है ना। फिर एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। ये आपको फॉर्मूले दिखेंगे। मैं आपको फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि किस जगह से किस जगह कैसे पहुंचोगे। आपके पास लॉस वाली सेलिंग प्राइस है, लॉस वाली सेलिंग प्राइस से आपको कॉस्ट प्राइस पे आना है। कैसे आओगे? ऐड करके। कैसे आओगे? ऐड करके। लॉस वाली सेलिंग प्राइस में अगर आपने लॉस को ऐड कर दिए, लॉस वाली सेलिंग प्राइस में क्या किए? लॉस को ऐड कर दिए, तो क्या बनता है? कॉस्ट प्राइस बनता है। क्या बनता है? कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितने तरीके से बन सकता है? 2 तरीके से बन सकता है ना। जैसे कॉस्ट प्राइस को अगर मैं देखूं, तो कॉस्ट प्राइस कितने तरीके से निकल सकते हैं? 2 तरीके से। अब डिपेंड करेगा आपके पास डाटा क्या दिया हुआ है। अगर आपके पास लॉस वाली सेलिंग प्राइस है, तो लॉस से कॉस्ट प्राइस निकालोगे। अगर आपके पास प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट से निकालोगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करते हो कि सेलिंग प्राइस में अगर आपने लॉस को प्लस कर दिए, सेलिंग प्राइस में क्या कर दिए? लॉस को प्लस कर दिए, तो भी क्या निकलेगा? कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ठीक है। दूसरा, अगर सेलिंग प्राइस में से आपने प्रॉफिट को माइनस कर दिए, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दिए, तो क्या निकलेगा? कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट और लॉस, इसका बेस क्या है? सेलिंग प्राइस थे। मतलब सेलिंग प्राइस में अगर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा?
कम करना पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस में अगर लॉस है तो उस लॉस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना क्लियर है? हाँ, अब जो लॉस और प्रॉफिट है इसका कैलकुलेशन काय में करोगे आप, तो इसका कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। किस पे होगा? तभी आपका रियल प्रॉफिट निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं तो आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट गलत निकलेगा। जब तक सवाल में आपको स्पेसिफिक ना दिया हो कि आपको प्रॉफिट किस चीज में कैलकुलेट करना है, आपका प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एक नोट आप लोगों के लिए रहेगा कि प्रॉफिट और लॉस इसका जो कैलकुलेशन है वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पर होगा। इसको अब शॉर्ट फॉर्म में अपन बोल देंगे सीपी में होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन समझ में आया? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाने के लिए लॉस को ऐड करेंगे और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में आने के लिए प्रॉफिट को माइनस करेंगे। क्लियर है? प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी। प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो फायदा हो रहा है, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस हो रहा है। क्लियर इतनी बात? तो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन हमेशा काय में करोगे? तो जो डायरेक्ट रिलेशन है सेलिंग प्राइस का वो किससे है? कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? कॉस्ट प्राइस से। क्लियर है इतना? हाँ, उसके बाद आते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को अपन बोलते हैं मार्क प्राइस, एमपी। अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। ठीक है, जो प्रिंटेड रेट रहता है, अपन बोलते हैं ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो वो आपका मार्क प्राइस है। डिस्काउंट जो भी देना है वो सिर्फ अंकित मूल्य पे देंगे, सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देते हैं। अब जैसे आपने डिसाइड करें कि मेरे को बेचना 150 में है, तो अगर आपको 150 में बेचना है तो 150 में आप डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। दे सकते क्या? क्योंकि वो आपने अपनी सेलिंग प्राइस सोच के रखे थे, लेकिन आपने अब सोचे हैं कि मेरे को डिस्काउंट भी देना है, तो 150 से रेट क्या करना पड़ेगा? ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी तो आप डिस्काउंट दे पाओगे। इसलिए जब आपको 150 में कोई चीज बेचना था तो आपने रेट कितना प्रिंट किया उसमें? 200 रुपए। तब जाके आपने 50 का क्या किए? डिस्काउंट दिया। क्लियर है? अब यहां पे देखो, 200 पे आपने डिस्काउंट दिए, कितने का? 50 का डिस्काउंट दिए। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दोगे आप? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे दोगे? तो डिस्काउंट का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? मार्क प्राइस से। और मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। वो कोई भी सेलिंग प्राइस हो सकती है, प्रॉफिट वाली भी और लॉस वाली भी। अगर आपने डिस्काउंट ही ज्यादा दे दिए, डिस्काउंट अगर ज्यादा दे दिए तो लॉस होगा ना। तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करने पर क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। इसको और इस तरीके से बोल सकते हैं क्या कि सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को ऐड कर दो। सेलिंग प्राइस में तो क्या मिल जाएगा? मार्क प्राइस मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब यहां से अब एक कॉन्सेप्ट और था छोटा सा, कि आपने आपकी शॉप चालू किए थे, आपने 100 रुपए की टी शर्ट खरीदे और आपने 150 रुपए में बेच रहे हो, है ना। लेकिन अब आप शॉप से रेलवे स्टेशन गए, ट्रेन की टिकट निकाले, मुंबई गए, वहां खर्चा किए, चाय नाश्ता खाने पीने में खर्चा किए होंगे नहीं किए होंगे। उसके बाद वापस आए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, तो ये वाला खर्चा आप क्या जाने दोगे? जाने दोगे क्या? नहीं जाने दोगे। तो अब अगर मान लो कि आप मुंबई में जाके आपको 100 रुपए की टी शर्ट मिल रही है और उसमें आपने 20 रुपए पर टी शर्ट के ऊपर खर्चा कर दिए। 20 रुपए पर टी शर्ट के ऊपर, क्योंकि वहां से तो आपको ऐसे किलो के भाव से मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। अब यहाँ से आपके जाने का खर्चा, आने का खर्चा, वहां रुके होंगे उसका खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर जो टी शर्ट्स वगैरह लेकर आ रहे हो उसकी पैकेजिंग करवाओगे अच्छे से, तभी तो वो 200 रुपए प्रिंट लगाओगे तो लगेगी ना। नहीं तो ठेले वाले के जैसे समझेंगे कि हाँ ठेले में खुला बेच रहे हैं तो क्या रेट देंगे, मटेरियल वही रहता है।
पैकेजिंग कर लेने से इसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो आप वो सारी चीजें ऐड करोगे तो एक टी शर्ट आपकी अब कितने की मिलने लगी, 120 रुपए की। तो अब आपको अगर मान लो कि 50% का प्रॉफिट चाहिए, अब आपको 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो अब 120 का 50% 60, मतलब अब आपको बेचना कितने पड़ेगा, 180 में बेचना पड़ेगा। और 180 में बेचना है तो 180 छापोगे क्या उसमें, नहीं। अब आप रेट लगाओगे कितना, 250 लगाओगे, नहीं लगाओगे, क्योंकि यहां तो अब आपके पास ये जो हो गया है ये 120 कॉस्ट प्राइस हो गई है। तो आपकी 120 कॉस्ट प्राइस आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई है। और आपकी सीपी कितनी थी, अब टोटल क्यों, क्योंकि इसमें जो एडिशनल खर्चे थे वो क्या किए हैं आपने, ऐड किए हैं। तो जब कभी अगर मान लो आपके पास कोई एडिशनल एक्सपेंसेस आते हैं तो उसको क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे, काय में, कॉस्ट प्राइस में, है ना। एग्जाम में सवाल ऐसे आते हैं कि 12 रुपए दर्जन के 12 रुपए दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन खिलौने खरीदे, उन खिलौनों को खरीदने के लिए 10 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से, या 10 पैसे प्रति खिलौने के हिसाब से खर्चा हुआ। अब उस पे 50% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। सवाल आसान है, बस कैलकुलेशन लगा दी हमने। अब 10 दर्जन मतलब 120 रुपए, होगा नहीं होगा। अब 120 रुपए आपके 120 खिलौने आ गए। अब 120 खिलौने पर 10 पैसे प्रति खिलौने के हिसाब से आपको खर्चा निकालना पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा। तो 1200 पैसे हो जाएंगे, 1200 पैसे मतलब कि 12 रुपए। अब आपको उसको कॉस्ट प्राइस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। एक आदमी ने एक स्कूटर खरीदा, उसको रिपेयर करने में उसने इतने इतने रुपए खर्च किए, अब उसको इतने प्रॉफिट में बेचना है तो कितने में बेचना चाहिए। तो आपको पहले जो आपने स्कूटर खरीदे थे वो कॉस्ट प्राइस हो गई, और उसको रिपेयर कराने में जो खर्चा कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस हो गए, तो उसको कॉस्ट प्राइस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत इतने में। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है कमीशन का, है ना। अब आपने कपड़े खरीदे, खरीद के लेके आए, अब आपने बोले कि सर इसको बेचना है होलसेल रेट, आपने अब होलसेल के हिसाब से सोचे कि होलसेल में बेचना है, मतलब ठीक है मैं बेच दूंगा, लेकिन मैं बेचूंगा तो मैं क्या लूंगा, कमीशन लूंगा। अब मैं कमीशन किस पर लूंगा, अंकित मूल्य पर, सेलिंग मूल्य पर, या फिर कॉस्ट प्राइस पर। कमीशन किस पे मिलना चाहिए, सेलिंग प्राइस पर। किस पे मिलना चाहिए, जो एक्चुअल में काम हो रहा है उसी पे दोगे ना। अब अगर मान लो कि आपने रेट लगाया 250 रुपए, मैं बोला 10% कमीशन लूंगा, तो हर टी शर्ट पे मेरे को 25 रुपए चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। अब आप बेच रहे हो उसको 150 रुपए में, अब 25 रुपए तो मेरे को दे दोगे, आप क्या कमाओगे, 120 का खरीद के लाए, 125 का बेच दिए, आपसे ज्यादा तो मैं कमा रहा हूं, होगा नहीं होगा। तो जो कमीशन में जो निकालोगे वो हमेशा काय में निकलेगी, सेलिंग प्राइस पे। काय पे निकलेगी, सेलिंग पे। कॉस्ट प्राइस पे निकाल सकते हैं क्या, नहीं। अंकित मूल्य पे लगाओगे, आप अंकित मूल्य जितना बड़ा लगाओगे कमीशन उतनी ज्यादा देना पड़ेगा परसेंट के हिसाब से। अब उसके बाद फिर आपको अंकित मूल्य के बाद आपको डिस्काउंट भी देना है, डिस्काउंट के बाद आपको बेचना भी है, तो कमीशन उतने पे देना ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कि जितना पैसा मेरे को मिल रहा है, कि जितना मैं छाप रहा हूं। प्रिंटेड रेट में कमीशन देना अच्छा रहेगा, कि जितना पैसा मेरे पास आ रहा है उतने पे देना अच्छा रहेगा, जितना आ रहा है उतने पे, तभी तो मैं आपका और मेरा प्रॉफिट बराबर दिखेगा ना। नहीं तो आपने अंकित मूल्य आपने 250 रुपए लगा दिए, उस पर बोला 10% कमीशन देना है, आप उसके बाद डिस्काउंट देकर आप 150 रुपए में बेच रहे हो चीजें, और उसमें आप बेच जो आप पैसे दोगे वो तो जो सेलिंग के बाद आपको जो पैसा मिलेगा उसी में से मेरे को दोगे ना। तो आपके हाथ में तो 150 रुपए आया, उसमें से 25 रुपए आपने मेरे को दे दिए, आपको क्या मिला। तो कमीशन का जो रिलेशन रहेगा वो किससे रहेगा, सेलिंग प्राइस से। क्लियर है इतना। कॉस्ट प्राइस क्या होता है समझ में आया। कॉस्ट प्राइस से कहां पहुंच सकते हो, तो अब एक लाइन बनेगी, सेलिंग प्राइस लॉस वाली, उसके बाद कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाली, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में क्या देते हैं, डिस्काउंट। मार्क प्राइस में क्या देते हैं,
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट या फिर लॉस। कम में बेचे होंगे तो लॉस, ज्यादा में बेचे होंगे तो प्रॉफिट। तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है? प्रॉफिट या लॉस। डेफिनेशन सिंपल है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलोगे? प्रॉफिट या लॉस। कम है तो, ज्यादा है तो प्रॉफिट। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस, जो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? डिस्काउंट बोलेंगे। क्लियर है इतना? कोई भी डाउट इसमें? अब इसमें अपन लोग कुछ जो चीजों का यूज करेंगे, है ना, ट्रिक के लिए जो चीज का यूज करते हैं, तो वो अपन यूज करते हैं परसेंट का। किसका यूज करेंगे? परसेंट का। ठीक है, दो तीन बातें कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जो रहेगी उसको आप हमेशा कितना परसेंट मानोगे? 100% मानोगे। कॉस्ट प्राइस को कितना परसेंट मानोगे? कितना? 100%। तो अगर मान लो कि अंकित मूल्य 50% ज्यादा अंकित करते हैं, अंकित मूल्य 50% ज्यादा अंकित करते हैं, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 100 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? आपको 100 ही मान के चलना है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%। अपन 100% मान के चलेंगे, क्योंकि आपको पता तो नहीं रहेगा ना, तो एक्स मान के तो नहीं करना है ना। एक्स मान के अपन इक्वेशन नहीं बनाएंगे, अपन मानेंगे 100, क्योंकि किसी भी चीज का 100 में परसेंट निकालना सबसे आसान होता है। कोई भी परसेंट 100 में उतना ही परसेंट होता है। जैसे मैं बोलूंगा 50%, 100 का कितना परसेंट है? 50 ही होगा। तो जो वैल्यू रहेगी वही तो इसमें कैलकुलेट करना इजी है। अगर मैं बोलता हूं कि कॉस्ट प्राइस से अंकित मूल्य 50% ज्यादा अंकित किया जाता है, तो आपका जो मार्क प्राइस बनेगा वो कितना बन जाएगा? 150। कितना बन जाएगा? 150। अब ये बोलेंगे कि 25% लाभ कमाने के लिए कितना डिस्काउंट देना चाहिए? 25% लाभ कमाना है, मतलब प्रॉफिट कितना कमाना है? 25%। तो 100 रुपए की चीज खरीदे आपने और 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचना चाहोगे? 125 में। तो आप बोलोगे कि सेलिंग प्राइस मेरा कितना रखना पड़ेगा मुझे? कितने का डिस्काउंट दिए? कितने का डिस्काउंट दिए? 25% का नहीं दिए, है ना। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिए? तो अब आप बोलोगे कि सबसे पहले हमने डिस्काउंट दिए हैं 25 का। किस पर? 150 पर। क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे दोगे आप? मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट किस पर दोगे? तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन हमेशा मार्क प्राइस पर होगा। प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा, सेलिंग प्राइस नहीं। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों जगह खेल रहा है। सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? मार्क प्राइस से। बीच में है ना ये, तो इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है और इसके साथ भी। कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है क्या? तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आने के लिए आपको सेलिंग प्राइस से होकर गुजरना पड़ेगा। मार्क प्राइस से डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पे आ सकते हो क्या? आप आओगे क्या? नहीं आ पाओगे। कौन सी चीज घटा के मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे आ जाओगे, बताओ? सेलिंग प्राइस बीच में है ना, तो सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? कॉस्ट प्राइस से। और सेलिंग प्राइस के डायरेक्ट रिलेशन किससे है? मार्क प्राइस से। क्लियर है? अब यहां पर 125 से 150 का कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे ये 1 हो गया और ये 6, तो 1/6। ठीक है, 1/6 का परसेंट निकालना है तो इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 16.66%। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन परसेंट आपको याद रखना है। मैंने आप लोगों को परसेंटेज में बताया था ये चीजें, है ना। 1/1 क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, और उसके आगे के मल्टीपल भी बताया था। 1/12 तक अपन लोगों ने कर लिए थे और मैंने पूरी लिस्ट भी आपको भेजा था कि आपको आगे की भी देखना इसमें।
ठीक है। हाँ, अब यहां से ये देखो कि ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 25 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 100। तो यहां पर 25 का प्रॉफिट हो रहा है 100 पे, तो कितना परसेंट हो गया, 25%। तो मतलब ये 1/4 है नहीं है, 1/4 है ना, होगा 1/4। हाँ, अब देखो यहां से यहां पे कितने का है, 25 का, यहां से यहां पर भी कितने का है, 25 का। ठीक है। अब 100 पे एक यूनिट कितने की बन रही है, 25 की बन रही है। 100 पे एक यूनिट कितने की बन रही है, तो ये 25 और ये 25 कितना यूनिट हो गए, 2 यूनिट। कितना यूनिट हो गए, 2 यूनिट। तो अगर मान लो कि एक यूनिट आपका 25 के बराबर है ना, तो यहीं पर अगर आप 1/, इसमें अगर आपने 2 को ऐड कर दिए तो 1/6 नहीं हो जाता, और वही देखो आपका डिस्काउंट परसेंट है। कल मैंने आपको एक जो सवाल डिस्काउंट वाला है, इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी मैं चीज समझा रहा कि देखो इतने ही परसेंट से आपका डिस्काउंट, मैंने यहाँ पे कहीं डिस्काउंट का नाम लिया था क्या, नहीं, लेकिन यहीं से आपका डिस्काउंट परसेंट निकला और सिंगल सिंगल यूनिट से निकला। मतलब कैलकुलेशन आसान हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो सकते हैं ना। तो अपने को जब अपन सवाल करेंगे तो ये चीज समझ देखना पड़ेगा कि भाई न्यूट्रल कितने में होता है, न्यूट्रल कितने में होगा। जैसे अगर मान लो कि मेरे को इसको न्यूट्रल करना था, तो यहाँ पे 1/4 था, 25% मतलब 1/4। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट 25% है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट 25% है, प्रॉफिट जो है वो सीपी पर 25% है, तो प्रॉफिट एसपी पर कितना परसेंट होगा, है ना। तो 25% को अपन क्या बोलते हैं, 1/4। तो इसी में आप एक को प्लस कर दो, इसमें एक को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये हो गया 1/5। तो जो प्रॉफिट 1/4 है सीपी पर, वही प्रॉफिट 1/5 होगा एसपी पर। 1 सेकंड का आंसर होता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ये एग्जाम पूछ सकता है, क्या पूछता ही है, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, और 1 सेकंड के 2 सेकंड के रहते हैं, कैलकुलेट करने जाओगे लंबा जाता है। लेकिन छोटा सा अगर कॉन्सेप्ट देखिए आपने यहां पर कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट अगर 1/4 आ रहा है, 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/4 है। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर प्रॉफिट 1/4 आ रहा है, तो यही प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे क्या होगा, 1 यूनिट बढ़ जाएगा, 1 यूनिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। और अगर मान लो कि एक ही यूनिट का डिस्काउंट भी वही है, तो जो डिस्काउंट रेट निकलेगा वो निकल जाएगा 1/6। अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों की वैल्यू सेम है, वैल्यू की बात कर रहा है परसेंट की नहीं, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन से देखते हैं अपन आगे, और क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो मैं आपको और डिटेल में चीजें बताऊंगा, ट्रिक से कैसे करना है ना। अभी मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूं वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बता रहा हूं, जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताया उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं पहले, क्या करना है कैलकुलेशन में, उसके बाद फिर अपन इसको टाइप वाइज शुरू करेंगे। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, मीनल ने एक कार 2,50,000 की खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उस कार पर उसको कितने परसेंट लाभ हुआ। तो सबसे पहले आपने देखिए कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 2,50,000। अब इसके बाद उनने बेच कितने में दिए, 3,48,000 में। कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह सब मैं आगे के सवालों में पूरी बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि भाई कैलकुलेशन करना कैसे है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को समझोगे कैसे। 2.5 लाख में खरीद के 3,48,000 में बेच दिए, क्या होगा, प्रॉफिट होगा कितने का, आप बोलोगे सर 98,000 का प्रॉफिट होगा, कितने रुपए पर, 2,50,000 पे।
ठीक है। और परसेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इंटू 100। अगर किसी भी चीज का आपको परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से करोगे। क्लियर रहेगा इतना। किसी भी वैल्यू का अगर आपको परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। कहीं पे कोई डाउट है। अब देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है, 90। पहले तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके बता देता हूं मैं, उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि इसको करोगे और कैसे। ठीक है। 98 इसको कैंसिल करोगे, 1 0 25 से, और ये 4 बार। ठीक है। 98 का 4 में इंटू करोगे तो 392। कितना आएगा, 392। और 10 से डिवाइड करोगे तो 39.2%। समझा। इसमें नहीं समझने वाली बात आपकी सिर्फ एक ही है कि मैंने कैलकुलेशन इतने जल्दी कैसे किया, वही चीज है ना। बाकी यहां तक तो पूरा समझ में आ गया था ना, कि नहीं आया था। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी कि इतने जल्दी 39.2 कैसे आया। यही है बेसिक कैलकुलेशंस, कि आप बेसिक कैलकुलेशन किस तरीके से करते हो। ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं। आपके पास जो वैल्यू दी हुई थी, सिंपल सा वो दिया था 98,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100, है ना। अब कई बार हम क्या करते हैं कि हम इसको 2 से काटने की कोशिश करते हैं। 4 से काटोगे, 2 से काटोगे, करेंगे नहीं करेंगे ऐसा। इसके करने की जगह आप सिंपल सी चीज देखो कि देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो तो खत्म हो गए, कोई नहीं हुए। अब अगर मान लो कि ये 250 है, कितना है, 250। तो आप दो तरीके से कर सकते हो इसको। एक तो आप इस 25 से इसको काट देते 4 बार, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो आप 4 से उसको कैंसिल नहीं करते, है ना। आप सिंपल सा क्या किए रहते हैं, आप बोल रहे थे कि सर 25 का मेरे को टेबल आता है, 25 एकम 25, और ये 25 से 4 बार यहाँ कैंसिल। अब यहाँ डिवाइड में कितना मिल रहा है आपको, 10 मिल जा रहा है। ठीक है। अब डिवाइड में अगर आपको 10 मिल रहा है तो जो भी आंसर आएगा तो एक संख्या के पहले पॉइंट ही लगाना है। अब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि 98 इंटू 4 है 98 का टेबल आता है क्या आपको, नहीं आता है। 100 का आता है क्या। एक चीज मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको डिफरेंस याद होना चाहिए, है ना। तो ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। 100 का टेबल आता है, 100 का टेबल 4 बार पढ़ो कितना आएगा, 400। 2 का टेबल 4 बार पढ़ो कितना आएगा, 8। 400 में से 8 तो माइनस कर सकते हैं, कितना आएगा, 392। तो आपको मिल गया कि 392। और ये 392 आप पेन से निकालोगे या ओरल निकालोगे, ओरल निकालोगे। और डिवाइड में है तो एक पॉइंट लगा के परसेंट लगा दें, डिवाइड में 10 था इसलिए। एक तरीका ये वाला हो गया। दूसरा तरीका आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 250 है ना, ये 100 को छोड़ दो, यहाँ पे कितना है, 250 है। अब 250 को 1000 के पास लेकर जाना है, 250 को क्या करना है, 1000 के पास लेके जाना है। कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। इसका भी इंटू 4 से कर दोगे। अगर काटा पीटी नहीं करना है तो 4 का रोल तो आएगा ही आएगा। ठीक है। एक ये हो गया आपका, है ना। ठीक है। अब एग्जाम में अगर मान लो, ये तो आपके कैलकुलेशन बेस्ड थे, एक जो सारे कैलकुलेशन सीख जाने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट सीख जाने के बाद अगर आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो जाते हो और आपको टॉपिक अच्छे से बनते हैं, तो उसके बाद आती है एक प्रो मेथड। प्रो मेथड कैसी है कि मुझे ये मालूम है कि भाई डिवाइड में यहाँ पर बेस जो बन रहा है वो 25 का बन रहा है, और मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं आप 100 से, तो मतलब 25 100 से कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा। जो भी ऑप्शन 4 से डिविजिबल है उसको टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया था मैंने, क्या रूल था, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपके पास जो भी ऑप्शन रहेगा, अब अगर सपोज मान लो कि 39.3, 39.5,
39.2, 39.1। ऐसे ऑप्शन दे सकता है वो? नहीं दे सकता, क्लोज ही देगा ना। कंफ्यूज भी करना है तो क्लोज ही ऑप्शन देगा। सारे ऑप्शन क्लोज दिख रहे हैं आपको? आपको लगेगा कि ऑप्शन इतने क्लोज है तो मेरे को कैलकुलेशन करना चाहिए, लगेगा। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई 100 को अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम में डिवाइड होगा? 4 बार में। मतलब कहीं ना कहीं आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर किसी वैल्यू में 4 का मल्टीप्लाई करके पहुंच रहे हो तो जो भी आंसर आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे अगर मान लो कि मैंने 3 में 7 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 में 7 का क्या वैल्यू मिली? अब ये 21 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी, होगी नहीं होगी? तो रूल बेसिक से ये है कि आपके पास कोई भी संख्या में जब आप मल्टीप्लाई करके जा रहे हो तो जो आंसर आएगा वो उस संख्या से डिविजिबल होना ही चाहिए, और वो होता ही है। तो ये अपने लिए पॉइंट मिल गया ट्रिक के लिए। इसके पहले मैंने जो आप लोग को जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन वाला जो एक वीडियो बनाया था उसमें चीजें बताया था। सॉल्यूशन बड़े होते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ चीजें, एक तो सबसे पहले डिजिटल सम पहला, दूसरा यूनिट डिजिट, है ना, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और अप्रोक्सीमेशन, ये 3 चीज अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता है। आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। और इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13, 11 और 13 का भी इंपॉर्टेंट है, 11 का सबसे ज्यादा, 11 और 9। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि 92 4 से डिविजिबल है। तो जहां पे अब सबसे पहले तो 4 के टेबल में कोई भी ऑड नंबर नहीं आता, तो ये ऑड नंबर वाले होंगे नहीं, ये इवन वाला ही आंसर है आपका। आप ये कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे हो फिर, है ना। तो आगे जब अपन सवाल करेंगे, मतलब मैं आपको पहले बेसिक टाइप पढ़ा दूंगा पूरे, टाइप पढ़ाने के बाद जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ट्रिक में प्रैक्टिस क्वेश्चन में बताऊंगा, टाइप वाइज में मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। और उसी वैरायटी के क्वेश्चन जब आपके प्रैक्टिस सेट में आएंगे तो उसमें अपन देखेंगे यही क्वेश्चन, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी रहेंगे। टाइप पढ़ाते समय मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ क्योंकि उसका पूरा सॉल्यूशन लेंगे अपन। तो जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अपन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसमें आपके पास ऑप्शन भी रहेंगे, तब मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा उसको ऑप्शन से कर लेंगे, जो ट्रिक से होगा उसको ट्रिक से कर लेंगे। मनोज ने 20 किलोग्राम चावल 8 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर 11 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। उसे कितना लाभ हुआ या कितना परसेंट लाभ हुआ? दोनों चीज निकाल सकते हैं अपन। अब 20 किलो, ठीक है, दो शॉप, आपके घर में किराना की दुकान है या आपके घर की शॉप है। आप पहली मार्केट में गए, वहां से आपने बोले कि मुझे 20 किलो चावल दे दो, तो उनने बोला कि रेट कितना है? 8 रुपए 50 पैसे। तो पहली दुकान में आपने कितने रुपए देकर आए? कितने रुपए देकर आए? 8 रुपए 50 पैसे देकर आए। वो प्रति किलो का रेट है, 1 किलो के 8 रुपए 50 पैसे। और कितना खरीद रहे हो वहां से आप? 20 किलो खरीद रहे हो ना, तो 20 किलो के लिए आप 8 रुपए 50 पैसे दोगे क्या? मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा? 170। 85 का डबल कर दोगे ना, 170। अब फिर दूसरी दुकान में गए तो उनने बोला कि मुझे 10 रुपए 50 पैसे का रेट है और खरीद कितना रहे हो? 30। ठीक है, तो 10 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 30 किलो कितने का हो गया? 315 होगा नहीं होगा? तो यहां 315। मुझे बताओ आपके जेब से कितने रुपए चले गए? 400, 425, 85। टोटल कितना? 85, 485, 485 रुपए आपके जेब से चले गए। अब आप अपनी दुकान में आए, आपकी दुकान में आने के बाद आपके पास चावल कितने हो गए? 50 किलो हो गए। दोनों को मिलाकर एक ही ड्रम में डाल दिए, मिक्स कर दिए। अब उस मिक्सचर को क्या भाव से बेच रहे हो आप? 11 रुपए 50 पैसे। तो 11 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 50 किलो चावल अगर आपने बेच दिए तो आपको कितने रुपए मिलेंगे?
575 मिलेंगे क्या? कितने मिलेंगे? मिलेंगे। तो आपके पास आ कितने गए? 575। कितने का प्रॉफिट हुआ? 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप बोलोगे कि अगर उसने सिर्फ वैल्यू पूछा है तो 90 रुपए का, जैसे यहाँ पे पूछा कितने रुपए का लाभ हुआ, उसे कितना लाभ हुआ, तो रुपए में कितने का लाभ हुआ? 90 रुपए का। यही चीज अगर उसने परसेंट पूछा रहता, क्या पूछा रहता? परसेंट पूछा रहता, तो आप बोल रहे थे कि 90 रुपए का लाभ हुआ कितने रुपए पर? फोर। हाँ, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन हमेशा काय में करोगे? कॉस्ट प्राइस पे। तो डिवाइड में कितना आएगा? और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, तो 9 से तो कटेगा नहीं, पॉइंट में ही आंसर आएगा इसका भी। 9 से कटेगा क्या? हाँ, एलिगेशन से रेट निकालोगे आप? एलिगेशन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलिगेशन से जो निकलती है क्वांटिटी निकलती है ना। अगर वो ये चीज बोला रहता है कि कुछ चावल को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, और कुछ चावल को 10 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, और इसे 11 रुपए 50 पैसे की दर से बेच देता है ना। तो दोनों चावल की क्वांटिटी का अनुपात क्या होगा? तो क्वांटिटी का रेशियो निकलता है। जब आपके पास 1, 2 और एवरेज रहता है तो उससे क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। वाले भी क्वेश्चन आएंगे आगे। एक दुकानदार ने 25 किलोग्राम सेब 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, मतलब 25 किलो ले रहा है 4 की दर से। जेब से कितने रुपए चले गए उसके? 100 रुपए चले गए। उसने 11 किलोग्राम 55 के रेट से, सॉरी 5 के रेट से, तो कितना हो गया? 55 रुपए उसके पास यहां से आ गए। और बचे जो थे, है ना, 11 किलो उसने बेच दिया, तो बचे कितने उसके पास? 25 किलो में से 11 भी थे 14, और 14 दिया 42, तो यहां से उसको कितना मिल गया? 42। तो टोटल उसके पास पैसे कितने आ गए? 90, सॉरी 97, तीन है, 97 आ गए। टोटल उसके पास कितने आ गए? 97। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? 100 रुपए में चीजें खरीदा और पूरा बेचने के बाद उसको मिले कितने? 97। तो 100 रुपए की चीज खरीद के 97 में बेच दिया, क्या होगा? लॉस होगा। कितने रुपए का? 3 रुपए का। ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति ने 20 लीटर दूध 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। अब 20 लीटर खरीद रहा है वो, क्या रेट से? 8 रुपए के रेट से। 20 लीटर के भाव से खरीदा उसने? 8 रुपए के भाव से। उसके जेब से कितने रुपए चले गए? 160 चले गए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूध मथने के लिए 10 रुपए अलग से खर्चा किया, है ना। तो ये 10 रुपए क्या करोगे? प्लस, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा हो गया आपका। उसके बाद क्या बोल रहा है वो? जिससे उसे 5 किलोग्राम क्रीम, मतलब 5 kg जो है उसको क्रीम मिली है, और 15 लीटर का उसको टोन दूध प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दूध कितना है उसका? 15 किलो, और क्रीम कितनी है? 5 किलो। फिर क्या कर रहा है वो? क्रीम को 30 रुपए के भाव से बेच रहा है, और दूध को 4 रुपए के भाव से बेच रहा है। तो क्रीम बेच के उसको कितने रुपए मिल गए? 150 रुपए। और दूध बेच के कितने मिल रहे हैं? तो टोटल उसके पास कितने पैसे आ गए? 170 में बेचा, 170 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 170, बेचे कितने में? 200। क्या हुआ उसको? प्रॉफिट कितने का? 40 का। तो आप बोलोगे कि 40 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, इसमें जो एक्स्ट्रा अपने अदर एक्सपेंसेस हो रहे थे वो कॉन्सेप्ट भी आ गया कि जो अदर एक्सपेंसेस होंगे वो क्या करना पड़ेगा अपने को? ऐड करना पड़ेगा। किसी भी चीज में खर्चा कर सकते हैं,
एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदा और उसका अंकित मूल्य 120 रुपए रखा। अब 80 रुपए की कोई चीज खरीद रहा है और उसने प्रिंट कितना किया, 120। ये हो गया आपका मार्क प्राइस और ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि 40% की छूट देता है। अब 40% की छूट वो 80 में देगा कि 120 में देगा, तो 120 का जो 40% होगा वो कितना होगा, 48। कितना होगा, 48। तो बेचेगा कितने में, अब बताओ, 80 में चीजें खरीद रहा है और 72 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कितने का, 8 रुपए का। तो आप बोलोगे 8 रुपए का लॉस होगा। डिस्काउंट काय पे निकाले आपने, मार्क प्राइस पे। 120 का 40%, 120 का 10% कितना होगा, 12, है ना। तो 12 का इंटू 4 में कर दोगे 48। अब 120 में से 48 माइनस करना है, 120 में से 48, तो 120 में से डायरेक्ट 48 माइनस नहीं होता है, तो आप पहले 120 में से 20 माइनस कर दो, तो आपके पास अब 28 बचा। 100 और 28 का डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको ऐसे आसान करना है, ऐसा नहीं करोगे कि आप लिख रहे हो 120 फिर माइनस कर रहे हो आप 48, फिर बोलोगे 10 में से 8 गए तो 2 बचा, या 11 में से 4 गए तो 7 बचा। ऐसा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, हाँ, फिर से कैलकुलेशन, देखो सवाल क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदा। अब उसने खरीदा 80 में, उसके बाद बोल रहा है कि उसका अंकित मूल्य 120 रखा। अंकित मूल्य मतलब कि उसको उतने में बेचना नहीं है, उतना बताना है। बेचने का रेट तो अलग रखेगा ना वो। 80 में खरीदा और 120 रुपए उसने रेट छाप दिया। अब वो दे रहा है 40% का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये जो 40% आप निकालोगे वो निकालोगे 120 का 40%। तो 120 का 40% कैसे निकालोगे, तो 120 का 10%। तो 120 का 10% कितना होगा, तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगाना है। 120 है, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दिया, कितना दिख रहा है, 12। तो 10% कितना हो गया, 12। अब 12 का टेबल पढ़ोगे 4 बार, 48। तो आपको पता चल गया कि 120 का जो 40% है वो होता है 48। अब इसमें से 48, 120 में से 48 माइनस करोगे, तो 48 को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 20 में और 28 में। 20 क्यों, क्योंकि 100 के ऊपर ये एक्स्ट्रा 20 है, तो 48 में से 20 माइनस किया तो 28 बचा। और 100 और 28 का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 72। तो 120 में से 48 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 72। 80 रुपए में खरीदा और 72 में बेच दिया, क्या होगा, कितने का, 8 रुपए का। तो आप बोलोगे 8 रुपए का लॉस, ठीक है। भी एक घोड़े को 1785 पर बेचने पर 335 का लाभ हुआ, घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। अब आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस आपकी जो है वो कितनी है, 1785 है, और प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का है, 235 है, नहीं है, इतने पे बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 235 का। आपसे क्या पूछ रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब आपके पास सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट वाली, प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस से आपको कहां पे जाना है, कॉस्ट प्राइस पे। कैसे जाओगे, माइनस करके। तो 785 में से 1550 इसमें माइनस करोगे तो 1550। कैसे माइनस किए, 1700 में से 200 माइनस किए तो 1500, 85 में से 35 माइनस किए तो 50। तो ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक मेज को 180 में बेचने पर 20 रुपए की हानि हुई, सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है वो, 180, और लॉस कितना बोल रहा है वो। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे,
प्लस करके, तो 180 में 20 प्लस करोगे कितना आएगा? क्लियर है? कोई भी डाउट अभी इसमें? ठीक है, अभी टाइप 1, कल से अपन अब टाइप वाइज देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन देख लो कैसे है। 320 किलो का क्रय मूल्य 400 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। है ना? एक एक के मैं 3 3 4 4 क्वेश्चन कराऊंगा। सेम फिर टाइप 2 में भी रमेश 20 संतरे 25 रुपए की दर में खरीदता है और 25 संतरे 20 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ या हानि परसेंट बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये। एक दुकानदार 150 बटन बेचने पर 25 बटनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक दुकानदार 34 पुस्तकें बेचने पर 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर के बराबर हानि होता है। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, है ना? तो कल आपको अब मैं टाइप वाइज चीजें बताऊंगा। 12 से 15 टाइप आपके बेसिक टाइप बनेंगे, उसमें आपकी सारी वैरायटी जो एग्जाम में रेगुलर पूछते हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, वो अपन प्रैक्टिस में करेंगे पूरे। ठीक है?